नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरा अंधरशेखर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी सियासी खबर से। जी हां, भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। ये फेरबदल शक्ति सिंह गोहिल की गुजारिश पर किया गया है। शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान से हल्की जिम्मेदारी देने और बिहार कांग्रेस के प्रभार से हटाने की अपील की थी। 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस आलाकमान ने शक्ति सिंह गोहिल की अपील को मंजूर कर दिया और उनकी जगह भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी बने रहेंगे और उनकी जगह अब एक नए चेहरे आ गए हैं जो कि कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रदेश में संभालेंगे। गुजारिश शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से की गई थी कि उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। अब भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। सातवीं बार सत्ता ग्रहण करने के बाद इस बार नीतीश कुमार पूरे एक्शन में हैं। राजकाज के साथ साथ पार्टी की रणनीतियों पर भी पैनी नजर रख रहे हैं। पार्टी की कमान तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सौंप दी है, लेकिन हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शाम को तकरीबन 6 बज रहे थे। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और कुछ नेताओं से मुलाकात की। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये 8वां मौका था जब नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे। सत्ता संभालने के बाद इस बार नीतीश कुमार राजकाज के साथ पार्टी की मजबूती पर भी पूरा फोकस्ड है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर में पहुंचकर पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक किया और बैठक से निकल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता भी जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है 10 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक पे बिहार के सियासत की भी निगाहें टिकी हुई है। जेडीयू के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा फैसला प्रदेश कार्यकारिणी में होगा। इस वक्त जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे कर्पूरी सभागार जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां पे कुछ मिनट रहने के बाद फिर से एक बार वापस लौट रहे। दरअसल 10 जनवरी को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक पार्टी दफ्तर में होनी है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी को होने वाली बैठक सियासी लिहाज से बेहद खास है। संगठन को लेकर जेडीयू बड़ा फैसला ले सकता है, लिहाजा नीतीश कुमार हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता से रूबरू होंगे। सीएम ने कहा कि एक बार कोरोना खत्म हो तो वो फिर जनता की परेशानियां और समस्याएं सुनेंगे, साथ ही लोगों से फीडबैक भी लेंगे। इस बार जनता दरबार का स्वरूप क्या होगा, ये जल्द सामने आ सकता है। हाँ, लगाएंगे। खाली यही देख लेते हैं थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री फिर हम शुरू करेंगे। और आज जल जीवन हरियाली को लेकर जन भागीदारी पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर कई यादगार तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर को देखिए। मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद हैं। तभी सीएम की नजर अपनी कुर्सी पर पड़ती है जो बाकी मंत्रियों की कुर्सी से थोड़ी ऊंची है। सीएम की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने कुर्सी बदलने के लिए कहा। उन्होंने अपनी कुर्सी बदलवा दी और छोटी कुर्सी पर बैठ गए। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बदलकर यह संदेश दिया कि जब सभी सरकार के मंत्री हैं और सब एक समान हैं तो उनकी कुर्सी बड़ी क्यों रहेगी। खैर, अब बात कार्यक्रम की कर लेते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस को लेकर जन भागीदारी पर चर्चा हो रही थी, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, जो नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। जल जीवन हरियाली के तहत 11 कार्यक्रम चल रहे हैं। बिहार में मिशन के तहत लगाए जा रहे हैं 8 करोड़ पौधे। आहर, तालाब, पईन, कुओं को किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। बारिश के पानी संरक्षित करने का भी इसमें प्रयास है। चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान है। बिजली के बदले सौर ऊर्जा के प्रयोग पर भी इसमें काम किया जा रहा है। हर महीने के
पहले मंगलवार को ये होगा। अगर इसमें आप बात करते रहिएगा तो जान लीजिए साल 1.5 साल के अंदर ही जो माहौल बनेगा बिहार का, आप समझ लीजिए ये यूनिक होगा, खास होगा। इसलिए हम लोग को छोड़ना नहीं है। पक्का कर लीजिए, हर महीने पहले मंगल को इस तरह से मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ संवाद। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जब बोलना शुरू किया तो बोलने के क्रम में आंकड़े की एक गलती कर बैठे, जिस पर सीएम ने तुरंत टोका और फिर डिप्टी सीएम ने उसमें सुधार किया। एक बड़ी संख्या में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण उसमें हुआ था और वो जन भागीदारी का, माफ कीजिएगा, 18,000 लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। कानून व्यवस्था के साथ बिहार की सरकार पर्यावरण पर भी फोकस करती आ रही है, जिसका असर दिखने भी लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं बड़बोले विधायक जी की। गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार में बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर एक बार फिर विरोधियों को हमला करने का मौका मिल सकता है। गलती के कारण अगर स्कूल यूज किया भागलपुर का वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी सुना आपने जेडीयू विधायक का बड़बोलापन। विधायक जी को भागलपुर के बीजेपी उम्मीदवार ने मंच पर टोका, नमस्कार नहीं किया तो चुनाव हार गया। नहीं समझे तो एक बार फिर सुन लीजिए। और हार गया भागलपुर तो भाजपा का खरीदा सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री का क्या जीतिए गया, हमको टोका तक नहीं। मतलब रोहित पांडे कौन है? अब इन विधायक जी का परिचय जान लीजिए। नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं। विधायक जी इतने बड़बोले हैं कि इन्हें लगता है इनकी वजह से ही भागलपुर जिले में एनडीए को अच्छी जीत मिली और जिसका इन्होंने प्रचार नहीं किया वो चुनाव हार गया। ये वायरल वीडियो इस्माइलपुर के सुद्दन टोला के मध्य विद्यालय परिसर का बताया जा रहा है। गोपाल मंडल की जीत पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित था, जहां गोपाल मंडल ने सिर्फ विवादित बयान ही नहीं दिया, नर्तकियों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। खुद ही देख लीजिए। कैसे जेडीयू विधायक स्टेज पर ठुमके लगा रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इससे पहले भी अपनी रंगीन मिजाजी और नर्तकियों के साथ डांस को लेकर पार्टी की किरकिरी करवा चुके हैं। पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर चुकी है। बावजूद इसके जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब तक तो गोपाल मंडल सिर्फ नर्तकियों के साथ नाचकर पार्टी की किरकिरी कराते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष को बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर हमला करने का मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं गोपालगंज की खबर की, जहां होमगार्ड जवान भोला सिंह की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखा और आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों की भीड़ और बीच सड़क जलता ये टायर, नतीजा है पुलिस को लेकर लोगों के गुस्से का, जो होमगार्ड जवान की हत्या के बाद सामने आया है। गोपालगंज के नगर थाना के एक डेरवा गांव के नजदीक अपराधियों ने भोला सिंह नाम के होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर दिया और काफी देर तक हंगामा करते रहे।
मामला ये हत्या हुई है तो हत्या का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस अपना काम कर रही है। भोला सिंह नाम के होमगार्ड जवान पर करीब 1 महीना पहले भी हमला हुआ था। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने 26 नवंबर को गोली मार दी थी। तब किस्मत से भोला सिंह बच गए थे। या ट्रक चलाए कि कौन है, तो बोला कि पहले आपको देख लो, हाथ में पिस्टल लिए हुआ था। दूगो को पहचाने हैं। क्या नाम है लोगों का? उसका नाम है संजय सिंह और राजकिशोर सिंह, दोनों के पिता रामराय सिंह। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रंटवा भाभी राय का टोला। 26 नवंबर को गोली लगने के बाद भोला सिंह ने गांव के ही संजय सिंह और राजकिशोर सिंह पर रंगदारी के लिए जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने राजकिशोर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजय सिंह नाम का बदमाश तब से लेकर अब तक पुलिस के चंगुल से बाहर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि संजय ने ही दोबारा गोली चलाकर भोला सिंह की हत्या कर दी। हम लोग रंगदारी उसे नहीं दिए थे, इसी के वजह से गोली चलाया है। उसका नाम संजय सिंह है, उर्फ बनरी नाम है उसका, वही गोली चलाया है। रंगदारी पहले भी मांगा है, पहले भी गोली चलाया था और आज भी चलाया है। काश कि पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभाया होता, समय रहते अपराधी संजय सिंह को पकड़ लिया होता तो शायद होमगार्ड जवान की जान बच जाती। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उधर मुजफ्फरपुर में बीटेक के छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या के बाद इसे खुदकुशी का रूप देने का आरोप लगाया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की है। मृतक का नाम अभिषेक आनंद है, जो बीटेक की पढ़ाई करने के बाद गेट की तैयारी कर रहा था। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे और वापस लौटने के बाद उन्होंने अभिषेक का शव सीढ़ी घर में बीम से लटकते हुए पाया। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और पैर भी रस्सी से बंधे थे। पुलिस ने भी मामले को संदिग्ध माना है। वहीं मृतक के परिजन मोहल्ले के ही एक नेता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गेट सब बंद था, बाहर से गेट बजा रहे थे, बहुत देर तक नहीं खोला। तो फिर बगल वाले छत से हम गए, उधर से क्रॉस करके, उसके बाद गेट सटाया हुआ था, हम खोले तो सामने में वही देखा। बीटेक करके आया था, गेट का तैयारी कर रहा। हम लोगों को सूचना मिला कि एक लड़का लटका हुआ है घर में, तो उस पर पुलिस आई, हमारे थाना अध्यक्ष अहियापुर आए। उनके द्वारा निरीक्षण करने पर बताया गया हम लोगों को कि थोड़ा मामला संदिग्ध लग रहा है। उधर कटिहार में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। मामला मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत का है। बताया जा रहा है कि विश्वनाथ यादव और गुलशन यादव के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मौके की तस्वीरें आपके सामने, जहां जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। उधर मुंगेर पुलिस ने बरदेह पहाड़ गांव में छापेमारी कर 15,500 के जाली नोट बरामद किए हैं। ये नोट 100 और 200 रुपए के हैं। रुपए मोहम्मद परवेज के घर से बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान परवेज घर में मौजूद नहीं था। एसपी ने बताया कि जाली नोट से सामान खरीदे थे। नोट जाली होने का शक होने के बाद पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 100 रुपए के 149 और 200 के 3 जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने मोहम्मद परवेज की पत्नी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उधर गया में डाक पार्सल की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब रांची से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई नालंदा में की जानी थी। झारखंड से शराब की तस्करी की खबर पर उत्पाद विभाग ने जांच शुरू की और डाक पार्सल की गाड़ी से 110 कार्टन शराब जब्त की गई। गाड़ी में बैठे 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरे मामले में 25 ड्रम कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। कुछ गुप्त सूचनाएं मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब एवं स्प्रिट झारखंड से बिहार आ रहा है। इसी क्रम में एक डाक पार्सल लिखा हुआ 407 पिकअप वाहन को रोका गया, शक के आधार पर रोका गया, जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसमें लगभग 110 कार्टून अवैध विदेशी शराब पाया गया। सभी 750 ml का बोतल है, लगभग 1320 बोतल है,
इनके द्वारा बताया गया कि ये झारखंड से लेके आ रहे, झारखंड के रांची से माल लेके बिहार के नालंदा जिला जा रहे थे। उधर पूर्वी चंपारण से संतरे के ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद की गई है। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई मुजफ्फरपुर में की जानी थी। उत्पाद विभाग की टीम ने ग्राहक बनकर ट्रक को रोका और फिर ड्राइवर से संतरे के नीचे शराब की कार्टन छिपाकर रखने की बात सामने आई। पुलिस ने 4 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। ट्रक से 200 कार्टन शराब बरामद की गई है। राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शाहजहांपुर के सिगरियावा में 55 साल के महेश यादव की बीमारी से मौत हो गई। महेश यादव का बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में था, जिसमें करीब 1,18,000 रुपए जमा थे। ऐसे में ग्रामीणों ने महेश यादव के अंतिम संस्कार से बैंक से पैसे की मांग की अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन नियमों का हवाला देकर बैंक मैनेजर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज ग्रामीण महेश यादव के शव को लेकर बैंक पहुंच गए और शव को बैंक में रख दिया, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना था कि महेश यादव का अपना कोई नहीं है, ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए उनके अकाउंट में जमा पैसे को दिया जाए। करीब 3 घंटे तक शव बैंक में पड़ा रहा। बाद में बैंक मैनेजर ने चंदा कर 10,000 रुपए दिए, तब जाकर ग्रामीण शव को लेकर गए। सर, ये आज सुबह इनका डेथ हो गया था और इनके अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ था, तो गांव वालों का कहना है कि इनका जो वारिस है इनके कोई नहीं है, ये अकेला है पूरे फैमिली में। और दिक्कत ये है कि इसका KYC कंप्लायंस भी है, क्योंकि ये सबमिट नहीं किए हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, कोई भी ID प्रूफ ये सबमिट नहीं किए बैंक को। 1-2 बार तो रिमाइंडर भी दिया गया था, ये आते हैं तो हम बता भी दिए हैं, लेकिन ये नहीं बनाए हैं, बोले कि हमसे नहीं बन पा रहा है। दिक्कत ये है। अब दूसरी बात है कि आज सुबह इनका देहांत भी हो गया। हमको फ़ोन आया, पता चला, तो गांव के लोग तो समझते नहीं, वो लोग आए सीधा कहा कि पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं हटाएंगे, इनका अकाउंट से पैसा निकाल के दीजिए, इसी का पैसा काम होता। हम बोले कि तो प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर के तहत आप आइए तो आपको हम दे देंगे। अब डेथ हो गया, इसका डेथ क्लेम तो कीजिए आप। तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं, तो फिर अपने। और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर सभी थानों में लंबित मामलों की समीक्षा शुरू हो गई है। सेंट्रल रेंज के आईजी ने पटना के कदमकुआं थाने में लंबित केसों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मामले को लंबित रखने वाले अधिकारियों के वेतन में कटौती करने और रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन में कटौती करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि उन्होंने गश्ती पर संतोष जाहिर किया। क्राइम की समीक्षा और जो लंबित केसेस है, पेंडिंग केसेस है, उनकी समीक्षा हो रही थी, क्योंकि केस यहाँ पर लंबित केसेस काफ़ी हो चुके हैं, तो इसलिए उनकी कांडों की समीक्षा कर रहे थे हम लोग इंस्पेक्टर साहब के DSP साहब के। IO वाइज हम लोगों ने समीक्षा की है और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक केसेस जो है पेंडिंग चले आ रहे हैं पुराने केसेस, उनका डिस्पोजल हो। और देश के कई हिस्सों से बर्ड फ्लू की खबरों के बीच बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब तक बिहार में बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी तरह से चौकस है। में बर्ड फ्लू की खबर आ रही है। बिहार सरकार और खासकर स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितने तैयार है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बर्ड फ्लू की चर्चा बहुत तेज हो गई, कई सारे देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले आ रहे हैं, तो बिहार में ऐसा न हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? नहीं, हम पूरी तरीके से सचेत हैं, बिहार सरकार सचेत है और बर्ड फ्लू की कोई जानकारी अभी तक बिहार में नहीं या कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे बर्ड फ्लू के मामले को जो हमारा पशुपालन विभाग है वो इसको विशेष तौर पे देखता है, लेकिन जब कोई ऐसी जानकारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी मिलती है। तो अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस बिहार में ध्यान में नहीं आया है। लेकिन सर, अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ तैयारी कर रहा है और क्या कुछ तैयारी है इस पर? नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी आने की संभावना या खतरा रहता है और पहले भी बर्ड फ्लू के केसेज हुए हैं, तो हमारे अस्पतालों के अंदर पहले से उसके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उसकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और चिकित्सकों को मालूम है कि बर्ड फ्लू होने पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। तो ये जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं अस्पतालों के अंदर, तो वहाँ ये इस बीमारी के संदर्भ में सारी जानकारी पहले से लोगों को है और यदि कोई मरीज आएगा तो हम उसका इलाज करेंगे।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में देखिए जोहर झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक